हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मेरे दोस्तों, तो सुस्वागतम आज के सेशन में। सर आज के सेशन में अपन डिस्कस करते हैं सर कुछ मिस्टेक्स जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट, सीए इंटर वाले स्टूडेंट, मतलब सीए स्टूडेंट करते हो, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और टॉप हैक्स टू गेट द रैंक। सर रैंक कैसे आती है, मेरे कैसे रैंक आई थी, मेरे स्टूडेंट की कैसे रैंक आई थी, अपन वन बाय वन चलेंगे। पहले अपन देखेंगे ओवरऑल क्या चीजें, फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फिर थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात करते हैं ओवरऑल क्या मिस्टेक एक बच्चा सबसे बड़ी करता है। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो बच्चा करता है सबसे बड़ी, टाइम टेबल नहीं बनाता। सर सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चा टाइम टेबल और शेड्यूल के बिना बिल्कुल हवा में चलता है। उसको पता ही नहीं है कब तक कोर्स कंप्लीट करना है, कौन सी डेडलाइन तक उसको कोर्स कंप्लीट करना है, फर्स्ट बार क्लासेस, कौन सी डेडलाइन तक उसको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है, कौन सी डेडलाइन तक सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है, थर्ड रिवीजन करना है। सर इन जनरल 3 रिवीजन आपको चाहिए होते हैं क्वालिटी वाले, ठीक है ना। और कभी बार चलो 2 रिवीजन भी काफी होते हैं, पर इन जनरल 3 रिवीजन चाहिए होते हैं। बच्चे को पता ही नहीं है सर, पहला रिवीजन उसने उसने डायरेक्ट टैक्स पे इतना टाइम दे दिया कि उसके पास जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। अरे भाई पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलो, वरना बहुत बुरा फंसोगे। टाइम टेबल में नोट करो कि मेरे जो भी सब्जेक्ट है, लेट से अकाउंट्स हो गया, एफआर हो गया, एएफएम है, या फिर एफएम जो है सी इंटर का, या फिर एएफएम जो है सी फाइनल का, उसके अंदर कितना डेज डिवोट करना है, कौन सी डेट तक क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, वो डेट एक बार आप डिसाइड कर लो, ठीक है। इतने दिन मेरे को अकाउंट्स में देने, इतने दिन एफएम में देने, वो सब। जैसे ही तुम्हारा क्लासेस खत्म हुई उसके बाद एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, मैं तुमको भेजूं, वो शेड्यूल भी मैं तुमको बना के दे दूंगा, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने का मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। वो मैं बना दूंगा, पर फिर भी एक बार वो सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। पर फिर भी सर आपको शेड्यूल चाहिए होता है कि जैसे फर्स्ट रिवीजन जो है, मेरा फर्स्ट रिवीजन में लेट से ऑडिट है, फर्स्ट रिवीजन में ऑडिट के अंदर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में ऑडिट में लेट से मैं 12 दिन दूंगा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैं 10 दिन दूंगा। ऐसे ऐसे करते मेरा सारा फर्स्ट रिवीजन इतना कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड रिवीजन ऐसे करते मेरा इतना डेज, थर्ड रिवीजन मेरा इतना करते हो इस डेट पे खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी डेट स्पेसिफाई हो गई, ऑडिट यहाँ तक खत्म करनी है, डायरेक्ट टैक्स यहाँ तक कंप्लीट करनी है, जीएसटी यहाँ तक कंप्लीट करनी है, फर्स्ट रिवीजन इस डेट तक, इस डेट तक। तो एक बार डेट स्पेसिफाई हो जाए तो अब तुमको समझ आएगा, तुम्हारे पास कुछ बेस है कि तुमको कैसे कब कितने दिन डिवोट करने, वरना तुम हवा में चलते रहोगे। मैंने बच्चों को हर बार देखा, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे। फिर एंड में बोलते हैं सर हमारा रिवीजन पूरा नहीं हो रहा है, ये बैकलॉग बाकी है, ये बाकी है। अरे भाई तो वही तो, इसलिए अभी से टाइम टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से चलना शुरू हो जाओ। कंसिस्टेंसी इज द की। सर कंसिस्टेंट रहना अभी से सीख जाओ सर। आपको देना देखना पड़ेगा सर, एंड टाइम पे आपको आते आते 10-12 घंटे, 14 घंटे तक, वो एग्जाम टाइम की बात होगी चलो, बाकी 10-12 घंटे की आपको कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके बनाओ, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे करके, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे आपकी सीटिंग कैपेसिटी डेवलप करो, धीरे धीरे आपकी सीटिंग कैपेसिटी डेवलप करो कि आपको पढ़ाई करते हो बैठना है, आपको बैठे रहो कि बुक लेके बैठे रहो। पर उसमें भी 100% इफिशियंसी नहीं आएगी, तो धीरे धीरे आपको फिर अपनी इफिशियंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में 10-12 घंटे बैठे हो, पर पढ़ाई केवल 7 घंटे जितनी हो रही है, तो धीरे धीरे वैसे आपको इफिशियंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ध्यान रखना सर, ऑब्स्टेकल जितने भी है दूर रखना। जैसे स्पेसिफिकली अपना मोबाइल फोन दूर रख देना, जब भी पढ़ाई कर रहे हो स्विच ऑफ करके रख दो, साइलेंट करके रख दो। कुल मिला के तुम्हारी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए, टू टू की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक बार हाथ में आया पता नहीं कब टाइम निकल जाएगा। मोबाइल फोन वगैरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम, हटाओ। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि फैमिली से थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, लाइब्रेरी जाके ज्वाइन करो घर के पास वाली। और लाइब्रेरी भी वही ज्वाइन करना कि जिसमें आपके कोई दोस्त वगैरह ना बैठे हो। पता चला दोस्त वगैरह वहां पे आपके बैठे हैं और वहां पे फिर बातें ही बातें हो रही है, पढ़ाई कुछ नहीं होनी, तो कोई भी निकम्मा दोस्त नहीं होना चाहिए उस वक्त आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपकी कंसिस्टेंसी के लिए सर बच्चे पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी को पता नहीं कैसे कुछ इग्नोर करके चले जाते हैं। सर एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट है, तो उससे ज्यादा की बोलूंगा, पर एटलीस्ट लास्ट 5 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। सर आपका मैक्सिमम, मिनिमम बोल रहा हूं सर, इन जनरल मिनिमम 40% पेपर आपका रिपीटेड आता है पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी से, स्पेसिफिकली पास्ट पेपर से। सर मिनिमम 40% आपका रिपीटेड आता है सर। पासिंग मार्क्स तो यहीं पे आ गए, पासिंग मार्क्स तो यहीं पे आ गए। तो जितना हो सके पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी को वेटेज देके जाओ, लास्ट 5 अटेम्प्ट के तो रट ही लेना। और सर एक और चीज बता दूं, एबीसी एनालिसिस आज तक वर्क नहीं करता है। बच्चे पता नहीं क्यों एबीसी एनालिसिस लेके बैठे रहते हैं। एबीसी एनालिसिस सर सब धुआ है आजकल। पहले के जमाने में होता था कि सी कैटेगरी इग्नोर कर दो, ये कर लो कर लो। अरे भाई तुम बच्चों से पूछो जिन्होंने पास में पेपर दिए है, बहुत बुरी लगी है जिन्होंने एबीसी एनालिसिस करके पेपर दिए है, बहुत बुरा लगा है, मत करो वो गलती। तो इवन सी कैटेगरी से ऐसे इतने क्वेश्चन पूछ लेता है, इतने एमसीक्यू पूछ लेता है स्पेसिफिकली, ऑटोमेटिक ए कैटेगरी बन जाता है। अगर एबीसी तुम कर भी रहे हो तो ए और बी को तो बहुत अच्छे से करो, खून में डाल लो, सी को छोड़ के मत जाओ। एटलीस्ट सी कैटेगरी उतना कर लो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर
एग्जाम के अंदर मतलब एक बार रीड मार के चले जाओ, एक बार ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लो कि एग्जाम में कोई एमसीक्यू या केस सिनेरियो आए तो वो तुम कर पाओ। तो एबीसीसी वाला भी तुमको इग्नोर नहीं करना है। अब फिर एक एक करके बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विद थ्योरी सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सर सबसे बढ़िया चीज एक आपको करनी चाहिए, मिस्टेक रजिस्टर और एक फॉर्मूला रजिस्टर आपको बना के चलना चाहिए। सर ये क्या होता है? सर फॉर्मूला रजिस्टर तुम समझ गए होंगे, जैसे एएफएम सब्जेक्ट हो गई, या फिर अगर तुम सी एंटर की बात करो तो एफएम सब्जेक्ट हो गई, और वही जिसके अंदर तुम्हारे फॉर्मूला होते हैं कॉस्टिंग वगैरह, इन सब में एक फॉर्मूला रजिस्टर। और सारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक मिस्टेक रजिस्टर, अकाउंट्स हो गई, एफआर अकाउंट्स, एफएम कॉस्टिंग, इन सब का मिस्टेक फॉर्मूला रजिस्टर तुम समझ गए होंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखना है। सर एक मिस्टेक भी उसके अंदर आपको लिखनी है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप गलती करते हो कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैंने ये गलती करी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैंने ये गलती करी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैंने ये गलती करी, वो गलती भी आप अपनी मिस्टेक रजिस्टर में नोट करते जाओ। मैंने भी करा था, सारे रैंकर करते हैं, ताकि एक बार आपने गलती करी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, वो आपने लिख दी कि इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैंने ये गलती करी, अगली बार एग्जाम में जिंदगी भर में नहीं करोगे। जब भी मिस्टेक रजिस्टर पढ़ोगे याद रहेगा ये गलती नहीं करनी, तो वो मिस्टेक रजिस्टर याद से बनाना। साथ में उसमें ये भी लिख देना प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। जरूरी नहीं है ये इंग्लिश में बनाओ, मैं तो हिंदी में बनाता था, बिल्कुल मस्त हिंदी में कि क्वेश्चन में अगर ऐसा ऐसा दिया होगा तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में अगर ये डाटा गिवन है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है और ये गिवन है तो उसे ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। मैं सब लिख के चलता था पूरा प्रोसेस हिंदी में, ताकि पहले मैं एक बार फटाफट से कॉन्सेप्ट रजिस्टर पढ़ता था, एक तरह का कॉन्सेप्ट और मिस्टेक रजिस्टर हो गया वो पढ़ा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता था, फटाफट हो जाते थे। अब सर उसके बाद मार्किंग ईच क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन को मार्क करना पड़ेगा। अभी से मार्किंग शुरू कर दो कि फर्स्ट रिवीजन में अगर आपने किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन करे तो 50 के 50 अगले में नहीं करने, फिर आपको 30 करने, फिर आपको अगली बार 15 करने, उस हिसाब से मार्किंग करनी पड़ेगी। आपको कट करना पड़ेगा, क्वेश्चन काम का नहीं है, धीरे धीरे फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम तक आते आते सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसमें भी सर मार्किंग में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ, जैसे पीजीबीपी के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस जिसको बोलते हैं, कंसोलिडेशन बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन पी एंड एल, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब लेट से कंसोलिडेशन के या पीजीबीपी के 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 के 5 कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होते, उनमें केवल 1-2 पॉइंट नए होते, उन हर एक क्वेश्चन में केवल, जैसे एडजस्टमेंट है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 10 एडजस्टमेंट दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7, केवल पांचों के पांचों क्वेश्चन सेम होते हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, केवल 1-2 एडजस्टमेंट नए होते हैं, केवल 1-2 एडजस्टमेंट ही नए होते हैं। तो केवल जो 1-2 नए एडजस्टमेंट है ना, केवल वो 1-2 नए एडजस्टमेंट पे टिक मार दो, केवल वो 1-2 नए एडजस्टमेंट पे टिक मार दो और वहां पर लिख दो कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त केवल ये 2 नए एडजस्टमेंट ही देखने, बाकी सारे तो रिपीटेड एडजस्टमेंट है, वो थोड़ी ना वापस से देखने, बाकी सारे तो रिपीटेड एडजस्टमेंट है, वो थोड़ी ना बार बार तुम उन्हीं एडजस्टमेंट को करते रहोगे, नहीं होगा वो तो केवल ये 2 एडजस्टमेंट ही करने, तुमको केवल ये लिख लेना। तो वहां पर मार्क कर देना कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर सकता हूं, हिंदी में लिख दो, पूरे क्वेश्चन को इग्नोर करो या क्रॉस मार दो, केवल ये 2 एडजस्टमेंट देखने हैं, और इन 2 एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है वो भी यहीं पर लिख दो, इन 2 एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है वो भी यही लिख दो। यहां पर गलती भी लिख दो, तुम बार बार अगर कोई गलती करते हो तो वो भी लिख दो कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऐसे गलती करता हूं। मैं तो पूरा क्वेश्चन के ऊपर लिख देता था, इवन क्वेश्चन के ऊपर लिख देता था कि इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 ये होगी, स्टेप 2 होगी, स्टेप 3 होगी, मेरे को ऐसे ऐसे निकालना है। तो एग्जाम टाइम पे मैंने क्वेश्चन पूरे नहीं करे, केवल ऊपर जो मैंने लिखा था ना वो पढ़ता गया, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करना है, ये गलती नहीं होगी, ये वाला एडजस्टमेंट नया है, तो फटाफट काम होता है। ये करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही होगा मेन, वरना एग्जाम टाइम पे आता है तुम इतने सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, एटलीस्ट सारी मिस्टेक्स तुमको पता पड़ जाएगी, ये नहीं करनी। सर फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट तुमको ध्यान देना है। सर बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते, अरे भाई मॉक टेस्ट दो, कंपलसरी है। मैं ये नहीं बोल रहा तुमको स्पेसिफिक कोई खरीद के देने हैं, वही कोई से भी मॉक टेस्ट के पेपर उठाओ, कोई से भी आईसीआई के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, तुम्हारी इच्छा हो तो खरीदो, नहीं हो तो मत खरीदो, बस चुपचाप 3 घंटे बैठो और मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, मतलब एक तो मिनिमम देना है, पर कोशिश करो 2 मॉक टेस्ट दे दो, 2 मॉक टेस्ट दे दोगे तो मजा ही आ जाएगा, ताकि तुमको पता पड़ेगा तुम कितने पानी में हो, कितने गहरे पानी में हो। जो गलतियां तुम मॉक टेस्ट में पहले ही कर दोगे वो एग्जाम में नहीं करोगे, तो वो सारी गलतियां अभी कर दो, तुमको पता पड़ेगा तुम 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो, तुमको वो चीज पता पड़ेगी। तुम कहां पर कितनी गलतियां कर रहे हो पता चला, तुम लिख ही नहीं पा रहे, तुमको आता है फिर भी तुम लिख नहीं पा रहे, तुम वर्किंग नोट सही से नहीं बना पा रहे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, सब पता पड़ेगा मॉक टेस्ट से। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको मतलब स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देने ही देने, ये चीज ध्यान रखना। फिर खुद से इवेल्युएट कर लो, खुद से इवेल्युएशन में कैसे देखना, अगर तुम खुद से कर रहे हो तो जो तुमने लिखा है एग्जैक्ट वो आंसर में है या नहीं। एग्जैक्ट का मेरा मतलब है फाइनल आंसर नहीं, पूरा का पूरा सॉल्व करने का मेथड, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी मैच हो रही नहीं हो रही। अगर कोई भी स्टेप तुम्हारी नहीं हो रही मैच तो नंबर काटो, खुद के नंबर कटेंगे, स्टेप एग्जैक्ट आईसीआई से मैच होनी चाहिए। वही मेरा अगला पॉइंट है, वर्किंग नोट एंड स्टेप्स ऑफ आईसीआई। भाई
वर्किंग नोट बनाना, पहले देखो वर्किंग नोट एक तो हमेशा बनाना कंपलसरी होता है। तुमने जैसे कोई सा भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिकल, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है भाई। जैसे तो कंसोलिडेशन बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, पीएनएल का क्वेश्चन है, तुमने देखा होगा आईसीआई वर्किंग नोट बनाता है। अगर वो क्वेश्चन मान लो अज्यूम करो 10 मार्क्स का है, तो जो बैलेंस शीट है ना उसके केवल 5-6 मार्क्स है, उस बैलेंस शीट के केवल 5-6 मार्क्स है, बाकी के जो 4-5 मार्क्स है ना वो केवल वर्किंग नोट के, केवल वर्किंग नोट के। तो जो आईसीआई वर्किंग नोट बनाता है ना, जैसे शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट हो गया, गुडविल फाइंड करने का वर्किंग नोट हो गया, ऐसे वर्किंग नोट, हर एक वर्किंग नोट जो आईसीआई बनाता है वो तुम्हें बनाने होंगे एज पर आईसीआई। आईसीआई के वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे और सेम जैसे आईसीआई बनाता है वैसे बनाने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर उसने ये वर्किंग नोट बनाए तो उसको 2-2 1-1 2-2 मार्क्स देने हैं। तो वो वर्किंग नोट आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, एग्जैक्टली एज पर आईसीआई बनाने होंगे। और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसका मेथड एग्जैक्टली एज पर आईसीआई होनी चाहिए, कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट मत करना, क्योंकि एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा। फाइनल आंसर मैच हो रहा है तो भी मार्क्स काटेगा वो बीच के, क्योंकि एग्जैक्ट जो स्टेप आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जैक्ट वही तुम फॉलो करके आओ, एग्जैक्ट वही फॉलो करने मतलब करने। आईसीआई पागल है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता पर वो करने, ठीक है। वर्किंग नोट भी आईसीआई के हिसाब से बनाने और मेथड वही होना चाहिए। तो मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तुमको ये चीजें ध्यान रखनी है। यही अब मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं, एक मेमोरी टेक्निक रजिस्टर बना के चलो, जो मैंने भी मेरे टाइम पे बनाया था। अब जैसे ऑडिट की बात करूं स्पेसिफिकली, ऑडिट में मैं तुमको इतनी सारी मेमोरी टेक्निक देता हूं, बाकी टीचर भी जैसे भी तुम पढ़े हो तो उन्होंने दी होगी या तुमने खुद ने बनाई होगी। तो वो मेमोरी टेक्निक एक रजिस्टर अलग से बना के चलो, मैं हर बार तुमको क्लास में बोलता हूं, ताकि तुम्हारा एक रजिस्टर रहे। मेमोरी टेक्निक इतनी सारी एक साथ समराइज हो जाएगी। जैसे ही टाइम मिला 10-15 मिनट तुमने मेमोरी टेक्निक पढ़ ली, जैसे ही टाइम मिला 10-15 मिनट तुमने मेमोरी टेक्निक पढ़ ली, तो वो मेमोरी टेक्निक रजिस्टर तुम्हारे उसमें बहुत काम आएगा। वो याद से बना के चलो एक मेमोरी टेक्निक रजिस्टर, ताकि तुम्हारे कीवर्ड वगैरह याद हो। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत यही है सर, जब तक एग्जैक्ट कीवर्ड और एग्जैक्ट हेडिंग तुम नहीं लिखोगे, एग्जैक्ट कीवर्ड और हेडिंग बच्चे नहीं लिख के आएंगे, तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा। इतनी बार बोला है मेमोरी टेक्निक रजिस्टर बनाओ, उसमें हेडिंग और कीवर्ड भी लिख दो मेमोरी टेक्निक के साथ। तो वो बनाओ भाई, उससे मत छेड़छाड़ करो, बनाओ वो याद से। वैसे ही सर डोंट ब्रेक कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है ऑडिट या ऐसी लो वगैरह सब्जेक्ट से, मेनली स्पेसिफिकली ऑडिट से टच मत छोड़ो। एक बार आपने क्लास कंप्लीट कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे, नहीं भाई। ऑडिट स्पेसिफिकली एक बार टच छोड़ा, पूरी मेहनत पानी में। क्लास में जो मेरे से पढ़े बच्चे उनको पता है कि एक एक चीज याद करा देता हूं मैं, सब चीजें याद हो जाती है, तुमको रिवाइज कराता हूं तब सब ऑटोमेटिक दिमाग में आता है, ठीक है। पर जैसे जो बच्चे मैंने बोला होता है कि तुमको रोज का कुछ थोड़ी देर पढ़ना है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका तो एग्जाम बहुत सही जाता है, वो तो सब होता है सर याद था, सब कुछ याद कराया था वो। पर जो बच्चे 2-3 महीने तक, 4-5 महीने तक पढ़ते ही नहीं है वापस से मेरे पढ़ाने के बाद, वो सब भूल जाते हैं। अरे भाई सिंपल बात है ना, मैंने याद कराया तो तुम कोई भगवान थोड़ी ना हो, उस वक्त याद है पर इंसान हो, भूलोगे चीजें। तो इसीलिए जितनी मैंने मेहनत क्लास में कराई, अगर तुमने कंसिस्टेंटली लगातार ऑडिट टच में नहीं रखी, सब जीरो हो जाएगी। फिर तुमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा, पूरी मेहनत पानी में चले जाएगी। तो ऑडिट के अंदर आप एटलीस्ट रोज का 30 मिनट 40 मिनट पढ़ लो, रोज का 30-40 मिनट। मेमोरी टेक्निक जो रजिस्टर बनाया उससे रोज का 30-30 मिनट पढ़ लो, 15-20 मिनट पढ़ लो। नहीं हो पा रहा खुद से, मेरे मैराथन अवेलेबल है, या जिस भी टीचर के आपको मैराथन रिवीजन वगैरह देखने, रोज सोने के पहले एक मैराथन, कोई भी एक चैप्टर का 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का देख के सो, तो एटलीस्ट टच रहेगा ऑडिट से, बिल्कुल नहीं भूलोगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि तुम भूल ही गए, अब एकदम से वापस से बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हो, कुछ याद ही नहीं आ रहा। ऑडिट में ये होता है बच्चों के साथ, ये याद रखना। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, रोज की 30-40 मिनट कुछ भी पढ़ते रहो, रोज का सेल्फ पढ़ो या रिवीजन वीडियो देखो, जो करना है करो। इसमें तुमको एमटीपी देने की जरूरत तो है, पर केवल एक एमटीपी दोगे काफी है, क्योंकि अब सिंपल बात है, पता है कि या तो ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। बाकी इसमें ज्यादा रिटन प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं होती, सिंपल चीजें, ठीक है, एक दे देना ताकि पता है। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार चेक करना, हर एक उसकी प्रैक्टिस करो एक बार। बहुत बार होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट तो आता है, पर बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि ये क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। वो वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को आता है, पर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज तुमको एग्जैक्ट वो प्रैक्टिस करके चलनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तुमको क्वेश्चन बैंक उठाओ कि क्वेश्चन का रीड करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज, फिर खुद से आइडेंटिफाई करो ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो वो क्वेश्चन लैंग्वेज तुमको एक बार समझनी आनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, तुमको पता पड़ जाएगा कि कॉन्सेप्ट, उसके बाद पता पड़ गया तो या तो ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, उसका कोई इफेक्ट बट नहीं है। साथ में सर इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह ऐसे अच्छे खासे घुमाती है इसके अंदर। तो एमसीक्यूज वगैरह के लिए अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी लेनी पड़ेगी, कुछ भी छोड़ के मत जाना, कुछ भी छोड़ के मत जाना। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, आरटीपी एमटीपी में आए हुए, जो क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर वगैरह में, स्टडी मटेरियल में, मतलब जो क्वेश्चन बैंक है, वो तो पूरी रट लेना, पूरी की पूरी रट लेना। प्लस जो भी तुमको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी पूरा का पूरा रट लेना।
पर उसके अलावा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस जो क्वेश्चन बैंक है, उनको एक बार रीड कर लेना, उनको रीड कर लेना ताकि एमसीक्यू सॉल्व कर पाए, बस समझ लेना बस, ठीक है। बाकी जितने भी एमसीक्यू की समरी, मैंने क्या बोला समरी, जितने भी एमसीक्यू है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्टडी मटेरियल का सबकी मैंने समरी बना के तुमको हर बार फ्री में शेयर करता हूं, इस बार भी कर दूंगा। मैंने ये नहीं बोला 3-3 4-4 पेज का एक एमसीक्यू होता है, उन 3-3 4-4 पेज को मैंने 3-3 4-4 लाइन में कर दिया है कि ये वाला 3-4 पेज को मैंने 3-4 लाइन में कर दिया, ये 3-4 पेज को मैंने 3-4 लाइन में कर दिया। तो वो तुम जैसे ही वो एमसीक्यू करोगे, वो 3-4 लाइन पढ़ोगे, पता पड़ जाएगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो ऐसा आंसर है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो ये आंसर है। तो वो एमसीक्यू क्रक्स भी मैं तुमको शेयर कर दूंगा, इंक्लूडिंग टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट, जितनी भी ऑडिट के टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है वो भी फ्री में मैं हर बार शेयर करता हूँ, वापस कर। ठीक है सर, बाकी तो टाटा बाय बाय सी यू। और कुछ पूछना है आपको कि मार्किंग कैसे होती है, कैसे क्या होता है, कुछ भी आपको पूछना है स्पेसिफिकली तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बताता हूँ। चलो बाकी टाटा बाय बाय सी यू।